हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज से मैं इस चैनल पे प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सीटेट के 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी सेक्शन के क्वेश्चंस को हम जानेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है 1 जनवरी 2022 की, पेपर 1, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन होगी बाइलिंगुअल होगी, यानी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और ये दोनों होने के कारण हिंदी स्टूडेंट और इंग्लिश स्टूडेंट दोनों को समझ में आएगी। तो आइए आज हम इसका जो है सीडीपी सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो दोस्तों, इसका जवाब दीजिए आप, और कोशिश कीजिएगा कि इस 30 सवाल में आपको कम से कम 20 जरूर क्रॉस कर जाएं। 20 क्रॉस कर जा रहे हैं यानी कि आपकी तैयारी अच्छी है, और 20 से कम आ रही है यानी कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास की दिशा जो है दोस्तों वो अधोगामी एवं शीर्षगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमको स्टेटमेंट पढ़ना है, 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। चलिए, पहला स्टेटमेंट है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। और चौथा स्टेटमेंट है दोस्तों, बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का जो विकास होता है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन है अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण और परिपक्वता। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। आनुवांशिक विन्यास जो है वो पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। आपको बताना है कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन है और द्वितीय कारक कौन है। ऑप्शन है परिवार और विद्यालय, मीडिया और परिवार, विद्यालय और मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस या पास पड़ोस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक हिस्सा है, कारक है, और विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली एंड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। यानी 7 से 8 साल का बच्चा जो होता है वो अपना मोरल डिसीजन कैसे लेता है। तो ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन के आधार पे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पे। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दंड और आज्ञा पालन के आधार पे बच्चा जो है कोई भी काम दंड के डर से करता है या आज्ञा पालन के कारण से करता है। ठीक है, उसके अंदर मोरल डिसीजन लेने की क्षमता दंड और आज्ञा पालन से ही होता है 7 से 8 साल के बच्चों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ था। ऑप्शन है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, चौथा है स्थानों जैसे जैसे अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्रण करने की क्षमता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। इसी को जीन पियाजे जो है क्रमबद्धता के संदर्भ में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पाँच नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ऑप्शन है जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित परिकल्पित निगमनात्मक या संक्रमण परिणाम निकलना। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्रीयता, सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? ऑप्शन है सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सामाजिक संरचना, यानी ऑप्शन नंबर ए। जहां दोस्तों लेव वाइगोत्स्की का नाम आ जाएगा आप सामाजिक संरचना पे, समाज जहां भी लिखा है और लेव वाइगोत्स्की लिखा है तो ऑप्शन में समाज दिखा मिल जाए आपको, समाज पर टिक मार दीजिए, एकदम 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाड़, स्व केंद्रीयवाद। तो दोस्तों बच्चा जो है खुद से बात करता है, इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। इसका जवाब आप दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगितापूर्ण अधिगम। ये इसका सही जवाब होगा। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है क्या? कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ऑप्शन है स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बिल्कुल नहीं। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के 2 रूप में सीखने और बोलने का प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, बिल्कुल सही है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो दोस्तों बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। एनईपी में कौन सा कथन इसमें से प्रस्तावित है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से उनके उच्च संज्ञानात्मक को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर भूमिका डैश है? ऑप्शन अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवांशिक निर्धारण। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिग्रहित व्यवहार। जेंडर भूमिका क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकने और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो इसका सही जवाब दीजिए।
कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसी कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का क्या प्राइमरी गोल है, उद्देश्य है, इस पे हम बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर पे। अब कितना तक, आप बिल्कुल 30 क्वेश्चन तक जाएंगे और सभी क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने से आपका फ़ायदा होगा। और कमेंट करके कितना स्कोर आप ला रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन सी है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, कौन से विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा दोस्तों वो बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। फिलहाल मैं इसका जो ओवरऑल आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एक शिक्षक के तौर पर मूल्यांकन पद्धति पे किन किन बातों का विचार करेंगे। सबसे पहले कि उनसे क्या सीखने की उम्मीदें की जा रही है और जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वो इस समय किस स्तर पर है। उसके बाद समझना चाहिए कि वो किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं, अर्थात क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना है उनको। नेक्स्ट है, जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, इसमें नहीं दिया गया है। फिलहाल क्या विचार करना चाहिए मैं आपको बता दिया हूँ, और मेरे ख्याल से जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4। लेकिन क्या इसका आंसर आपके हिसाब से होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट। ऑप्शन ए है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए और सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर 4 है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़ प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन। सभी छात्रों को, सभी बच्चों को जो है एक ही स्तर पे पढ़ाया जाए, ये नहीं कि अलग अलग पढ़ाया जाए। और जो विशेष बच्चे हैं, ज़्यादा उनको विशेष अलग पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें ही अलग भेजा जाए, बाकी सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट ए कहता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। रीजन आर है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र के उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो सही आंसर इसमें से क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, और ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो जो इसका सीधा जवाब होगा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, जिसमें कि छात्रों में उस शिक्षण के प्रति रुचि जागृत हो और तथा तत्परता से शिक्षण कार्य को सीखे तथा एक दूसरे को प्रेरित करें। ठीक है, बच्चे को ऐसा शिक्षा दे जिसमें वो बच्चे जो हैं लगन के साथ उसे सीखें, क्योंकि यदि शिक्षक अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण विधिया तथा शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाएगा, यानी बच्चों के लिए बच्चे जैसा चाहते हैं उनके हिसाब से अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और उनके अधिगम में हमारा बताया गया जो भी चीज़ होगा वो बहुत ज़्यादा सहायक होगा और उनका सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यानी लिखने में उसको प्रॉब्लम है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है, यानी लिखने में दिक्कत है, बच्चे को लिखने में दिक्कत है। सही जवाब दीजिए।
तो दोस्तों बच्चे को अगर लिखने में दिक्कत है तो उसे क्या है, डिस्ग्राफिया है, अलक्ष्य वैकल्य, यानी उसको डिस्ग्राफिया से वो बच्ची जो है ग्रसित है, इसलिए उसे लिखने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। जवाब दीजिए इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन जो है ये सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। अपसारी यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना क्रिएटिव स्टूडेंट की निशानी है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों की क्रिया और प्रयोग द्वारा, और सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी होगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, फिर खेल द्वारा और पदार्थों पर क्रिया के प्रयोग द्वारा, और सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इन सभी के द्वारा जो है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और का अर्थ निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वर्गीकरण, अनुकूलन। बताइए। तो सीधा आप देख रहे हैं यहाँ अंकों को जो है टुकड़ों में बांट दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा खंडीकरण, चंकिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन है परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? ऑप्शन है शर्मा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। चलिए नेक्स्ट है, पारामती विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तकों पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। नेक्स्ट है, अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भ शब्दित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। नेक्स्ट है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने को देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है?
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि ये परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो कि विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करते हैं। यहाँ पे समाजीकरण हो रहा है। और अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर भी बल देती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना, बिल्कुल नहीं, डर की भावना पैदा करके कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समस्याओं को हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट है समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। उसके बाद नेक्स्ट है निष्क्रिय रटन पद्धतियों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, आप बताइए क्या होगा सबसे पहले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। इस तरह से आप अपने बच्चों में समस्या समाधान क्षमता का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। ऑप्शन है कक्षा में संदर्भित रहिए अधिगम को बढ़ावा देना, कक्षा में संदर्भित रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने के प्रोत्साहित करना, शिक्षकों द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में संदर्भित रहित अधिगम को बढ़ावा देना। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कंठता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अगर विद्यार्थी अपने कार्यों की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है तो उनमें प्राइड भावना की उत्पन्न होगी, यानी कि गर्व होगा उन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। नेक्स्ट है यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। नेक्स्ट है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब हो जाएगा यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों के सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर सी है एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो दोस्तों जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये जो है सही नहीं है, हतोत्साहित के बाद जहाँ भी हो वो स्टेटमेंट गलत होगा और प्रोत्साहित सही होगा। आखिरी नंबर पर चलते हैं, बताइएगा कमेंट करके कि आप कितना नंबर लाए हैं 30 में से, ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन है
निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। दोस्तों जो इसका जो सही जवाब होगा वो आप कमेंट करके भी बताइए, और मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा व्यवहारात्मक, यानी कि बिहेवियरल। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना नंबर लाए हैं आप 30 में से। ठीक है, इसी तरह से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सेक्शन वाइज करते चलेंगे और आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।